नमस्कार, एबीपी गंगा में आपका स्वागत है। मैं हूं रोहित सिंह सावल और आप देख रहे हैं देश प्रदेश का सबसे दमदार शो बात तो चुभेगी। कई बार छोटी सी चूक आपको बड़ा झटका दे जाती है। होमवर्क में हल्की सी कमी भी बड़ा नुकसान कर जाती है। रणनीति की बिसात पर पैनी नजर नहीं डालने पर बड़ा खेल हो जाता है। और अगर बात चुनाव से जुड़ी हो, ये कमी इतने चुभने वाले नतीजे दे जाती है कि इसकी टीस लंबे समय तक नहीं जाती। समाजवादी पार्टी के खेमे में आज कुछ ऐसा ही हुआ। विधान परिषद चुनाव में सपा ने आदिवासी कार्ड खेलकर जो मारक दांव चला था वो आज पलट गया। वजह सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। दरअसल ये वजह उम्र के कॉलम से जुड़ी है। विधान परिषद चुनाव के लिए किसी उम्मीदवार की उम्र कम से कम 30 साल होनी चाहिए, लेकिन सपा उम्मीदवार कीर्ति कोल की उम्र सिर्फ 28 साल थी। उन्होंने बाकायदा एफिडेविट में इसका जिक्र भी किया था, लेकिन इसी पेपर पर सपा के 10 नेताओं के दस्तखत थे। चुभने वाली बात यह है कि किसी की भी इस खास कमी पर नजर नहीं गई और नतीजा सपा उम्मीदवार का पर्चा खारिज होने के रूप में सामने आया। अब इस पर्चे की हर तरफ चर्चा हो रही है। विरोधी जमकर तंज कस रहे हैं तो सपा के नेता खामोश हैं। इस बड़ी खबर के साथ ही मैं आपको रामगोपाल यादव की सीएम योगी से एक छोटी सी मुलाकात पर मचे सियासी कोहराम की वजह भी बताऊंगा और यह भी बताऊंगा कि योगी से जब सपा नेता रामगोपाल यादव मिले तो दोनों नेताओं में किन मुद्दों को लेकर बात हुई और इसमें चुभने वाली बात क्या थी। अब बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए बात तो चुभेगी। राजनीति में कई तरह के ग्रहण की चर्चा आपने सुनी होगी, लेकिन उम्र का ऐसा ग्रहण शायद पहली बार चर्चा में आया है। भाजपा से दो हाथ करने के लिए जहां एक तरफ अखिलेश यादव खुद मैदान में उतर चुके हैं, अभी से जमीनी लड़ाई का माहौल बना रहे हैं। 2024 की जंग का अभ्यास तेज है। इस बीच उनके सलाहकारों की जो चूक सामने आई वो बड़ी चर्चा का सबब बन रही है। सवाल है कि आखिर वो कौन कौन नेता थे जो इतनी सी बात पर भी गौर नहीं कर पाए कि कीर्ति कोल तकनीकी तौर पर उम्मीदवारी के योग्य है या नहीं। अगर होमवर्क पूरा होता तो आज सपा इस कदर विरोधियों के चुभने वाले तंज नहीं झेल रही होती। सपा के सबसे बड़े दांव पर उम्र ग्रहण। जिस चाल की थी चर्चा उसी में फेल हो गया पर्चा। कीर्ति कोल के नाम पर सपा का सेल्फ गोल। इस बारे में मैं बहुत नहीं बता पाऊंगा क्योंकि मैं अभी आपके बीच में हूँ। सारे तथ्य सामने आए होंगे। इस पर माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, हमारे नेता सदन जो भी निर्णय लेना होगा लिए होंगे, जो भी कारण होगा वो बताए होंगे। पार्टी है मौन, अधूरे होमवर्क का जिम्मेदार कौन। हमने एक बार सदन में कहा था, जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। उनको ये अच्छी तरह पता था कि हमारे पास मतों की संख्या पर्याप्त नहीं है, हमारा प्रत्याशी चुनाव हारेगा। फिर भी एक आदिवासी बहन को उन्होंने मानसिक रूप से प्रताड़ना पहुंचाने का काम किया। ऐसी तैयारी से कैसे लड़ेंगे 24 की लड़ाई। संविधान के बारे में जानकारी नहीं है सपा वालों को, वो इतनी बड़ी गलती कर रहे हैं और उसी गलती का नतीजा आज हमारी छोटी बहन ने। ऐसे होगी माफ। कहां चूक गई अखिलेश की कमांडर टीम। बात तो चुभेगी।
विधान परिषद की 2 सीटों का चुनावी मुकाबला पूरी तरह से भाजपा के पक्ष में आ चुका है। 2 सीटों पर केवल 2 उम्मीदवार बचे हैं। ऐसे में इनका निर्विरोध चुना जाना तय है। सपा को इस चुनाव के नतीजों का अंदाजा तो पहले से ही था, लेकिन वो आदिवासी कार्ड खेलकर भाजपा के राष्ट्रपति चुनाव वाले दांव का जवाब देना चाहती थी। वो राजभर जैसे अपने पूर्व सहयोगियों के सामने भी धर्म संकट पैदा करना चाहती थी, लेकिन कीर्ति कोल के नाम पर सपा के खेमे में सेल्फ गोल हो गया। और मैं कीर्ति कोल मिर्जापुर जनपद से हूँ। 96 विधान से मैं विधानसभा प्रत्याशी भी रही हूँ। तो मैं सदन परिषद के सभी सदस्यों से विनम्र हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ कि इस आदिवासी समाज के बेटी बहन पर उपकार करें और मेरा भी आदिवासी परिवार का नाम आगे करें। हाथ भी जोड़ा, आदिवासी वाला कार्ड भी अच्छा खेला। नामांकन में सपा विधायकों की लंबी चौड़ी टीम ही खड़ी कर दी, लेकिन मैडम का आधा अधूरा ज्ञान पूरी समाजवादी पार्टी पर भारी पड़ गया। कीर्ति कोल को लगा होगा जैसे विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए 25 साल न्यूनतम आयु जरूरी होती है, वैसे ही विधान परिषद के चुनाव में भी होता होगा। और यहीं वो मात खा गई, क्योंकि सिर्फ आदिवासी होने से कुछ नहीं होता। विधान परिषद पहुंचने के लिए 30 वर्ष की न्यूनतम आयु भी जरूरी है। अखिलेश यादव इस चुनाव में आदिवासी संदेश देना चाहते थे। यही वजह रही कि उन्होंने कीर्ति कोल के बारे में ज्यादा पड़ताल नहीं की और 28 साल की कीर्ति कोल को टिकट थमा दिया। सच्चाई तो तब सामने आई जब नामांकन पत्रों की जांच शुरू हुई और पहला ही पन्ना पढ़ने के बाद कीर्ति कोल का पर्चा खारिज कर दिया गया, क्योंकि उन्होंने पहले ही पन्ने पर अपनी उम्र 28 साल लिखी थी। विधान परिषद उपचुनाव में समाजवादी पार्टी का हर दांव उल्टा पड़ रहा है। पहले आदिवासी समाज को साधने की कोशिश में कीर्ति कोल को टिकट देने और उसके बाद ये रणनीति फेल होने से सपा की जग हसाई हुई। अब कीर्ति कोल का पर्चा निरस्त हो गया, जिसके बाद एक बार फिर सपा नेताओं की फजीहत हो रही है। फजीहत इसलिए हो रही है क्योंकि जब कीर्ति कोल को चुनाव मैदान में उतारने का निर्णय लिया गया था तो यह ध्यान नहीं दिया गया कि उनकी उम्र विधान परिषद चुनाव के मानकों से कम है। अखिलेश यादव ने विधान परिषद के चुनाव में जो तैयारी की थी, जो संदेश देना चाहते थे, सब पर पानी फिर गया। अब सवाल अपनी उस टीम से कर रहे हैं जिन्होंने कीर्ति कोल का नाम आगे बढ़ाया होगा। भाजपा अखिलेश यादव के विवेक पर सवाल उठा रही है। हमने एक बार सदन में कहा था, जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। जब एक आदिवासी बहन को आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश की सर्वोच्च कुर्सी पर बिठाने का निर्णय लिया, पूरे देश ने स्वागत किया। सभी दलों के लोगों ने अपनी पार्टी लाइन से हट करके उनको मदद किया। तब उत्तर प्रदेश के समाजवादी पार्टी की मुखिया को नहीं दिख रहा था कि एक आदिवासी बहन का समर्थन करना है, और ऐसे व्यक्ति का इन्होंने समर्थन किया जो इनके पिताजी को आईएसआई एजेंट को कहा था। और आज जब सदस्य विधान परिषद का चुनाव हुआ, उनको ये अच्छी तरह पता था कि हमारे पास मतों की संख्या पर्याप्त नहीं है, हमारा प्रत्याशी चुनाव हारेगा। फिर भी एक आदिवासी बहन को उन्होंने मानसिक रूप से प्रताड़ना पहुंचाने का काम किया। यानी समाजवादी पार्टी आदिवासी कार्ड लेकर सामने आई थी और गड़बड़ी ऐसी हुई कि आदिवासियों के मुद्दे पर ही घिर गई। पूरे प्रदेश से एक उम्मीदवार खड़ा करना था और उसमें भी इतनी भारी गलती हो गई। संविधान के बारे में जानकारी नहीं है सपा वालों को, वो इतनी बड़ी गलती कर रहे हैं और उसी गलती का नतीजा आज हमारी छोटी बहन ने भुगता। मुझे भी बहुत अच्छा नहीं लगा, क्योंकि मैं एक भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता हूँ, महिला हूँ। मैंने कल भी कहा था, आज भी कहा, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लगा। समाजवादी पार्टी की कीर्ति कोल ने जब नामांकन भरा था तब अखिलेश यादव भले वहां मौजूद नहीं थे, लेकिन 10 प्रस्तावकों की लिस्ट में अखिलेश यादव का नाम सबसे ऊपर लिखा था। हो सकता है अखिलेश यादव कल ये भी बयान दे सकें कि वो सर्टिफिकेट भी फर्जी बन गई जो है, और क्योंकि कहते हैं, बार बार ये बात कहते हैं कि ईवीएम खराब हो गई, ईवीएम में हैकिंग कर लिया। तो जब चुनाव हारते हैं या कोई ऐसी बात होती है तो वो बीजेपी पर दोष देते हैं
और सरकार पर दोष देते हैं। कीर्ति कोल का पर्चा रद्द हुआ तो अखिलेश पर सियासी हमले भी तेज हो गए। सो भाजपा के प्रवक्ता अरुण राजभर ने ट्विटर पर लिखा, कोई तो चुनाव गंभीरता से लड़ लेते, राजनीतिक अपरिपक्वता फिर सामने आ गई। आदिवासी हितैषी होने का ढोंग रचने की जल्दबाजी में अपने प्रत्याशी की आयु नहीं देख पाए। ये आदिवासियों को अपमानित करने की साजिश थी जो अब उजागर हो गई। अखिलेश फिर एक बार सवालों के बीच खड़े हो गए हैं। ऐसे मामूली गलती नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अखिलेश की इस रणनीति की तुलना भाजपा के राष्ट्रपति चुनाव वाले रणनीति से की जा रही थी, लेकिन अब सपा नेताओं से जवाब देते नहीं बन रहा। इस बारे में मैं बहुत नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि मैं अभी आपके बीच में हूँ। सारे तथ्य सामने आए होंगे। इस पर माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, हमारे नेता सदन जो भी निर्णय लेना होगा लिए होंगे, जो भी कारण होगा वो बताए होंगे। समाजवादी खेमे में अब जवाब देने की तैयारी हो रही है। इस बात की पूरी संभावना है कि जब जवाब देने की बारी आएगी तो इसका ठीकरा कीर्ति कोल के सिर ही फूटेगा। लेकिन जवाब पार्टी आला कमान को देना होगा कि क्या विधान परिषद के प्रत्याशी के लिए उन्होंने सिर्फ आदिवासी वाली कैटेगरी ही चेक की थी। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। वही अखिलेश यादव की इस रणनीति की हर तरफ चर्चा हो रही थी। उन्होंने बहुत सोच समझ कर ये दांव चला था। इस दांव के जरिए वो राजभर और मायावती को भी घेरने वाले थे, लेकिन जिस सियासी चाल की चर्चा थी उसी का पर्चा फेल हो गया। अब कई चुभने वाले सवाल भी खड़े हो रहे हैं। ये क्या है, इसकी चर्चा यहां जरूरी है। देखिए चुभने वाले सवाल क्या है। 28 साल की कीर्ति कोल का नाम किसने आगे बढ़ाया? नामांकन के दौरान कई विधायक थे, किसी ने ध्यान नहीं दिया। इतनी बड़ी रणनीति में इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई? अखिलेश यादव के आदिवासी दांव फेल होने का दोषी कौन है? इस गलती की जिम्मेदारी कौन लेगा? दस्तखत करने के वक्त नजर क्यों नहीं गई? होमवर्क में कहां कमी रह गई? ये वो चुभने वाले सवाल हैं जो नामांकन रद्द होने के बाद रह रहकर उठ रहे हैं। अब बात उस छोटी सी मुलाकात की जो यूपी की राजनीति में बड़े विवाद का सबब बन गई। बात सपा नेता रामगोपाल यादव जो अचानक अपने विरोधियों के निशाने पर आ गए हैं। इसमें प्रसपा के संस्थापक और खुद रामगोपाल के चचेरे भाई शिवपाल सिंह यादव भी हैं, तो सपा के पूर्व सहयोगी केशवदेव मौर्य भी हैं। राजभर की पार्टी भी पीछे नहीं है। अब सवाल यह है कि इस विरोध का आधार क्या है? आखिर सीएम योगी आदित्यनाथ से मिलकर रामगोपाल यादव ने ऐसी क्या बातचीत की जो माहौल गर्मा गया? ये जानने के लिए ये रिपोर्ट देखिए। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव रामगोपाल यादव जैसे ही सीएम आवास पहुंचे, यूपी की सियासत में नई बहस शुरू हो गई। लेकिन जब 22 मिनट की मुलाकात के बाद रामगोपाल यादव बाहर आए तो कई सवालों का जवाब मिल गया। रात करीब 9:30 बजे समाजवादी पार्टी की तरफ से ट्विटर पर इसकी जानकारी दी गई, जिसमें लिखा गया, समाजवादी पार्टी के प्रमुख राष्ट्रीय महासचिव प्रोफेसर रामगोपाल यादव जी ने मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी से लखनऊ में मुलाकात की। प्रदेश भर में पिछड़ों और मुसलमानों पर एक तरफा फर्जी मुकदमे दर्ज कर उनके उत्पीड़न के संदर्भ में बात की। फर्जी मुकदमों को वापस ले सरकार। दरअसल रामगोपाल यादव के सीएम योगी से मिलने के पीछे की वजह ना तो पिछड़ों पर एक तरफा फर्जी मुकदमे का कोई मामला था और न ही मुसलमानों को प्रताड़ित करने की कोई बात, बल्कि रामगोपाल यादव एटा के रामेश्वर सिंह यादव के परिवार वालों की परेशानी को लेकर सीएम योगी के आवास पर पहुंचे थे, जिसका जिक्र उन्होंने अपनी उस चिट्ठी में भी लिखा है, जिसमें पहली ही लाइन में साफ साफ लिखा गया है, मैं ये पत्र एटा जिले के पूर्व विधायक रामेश्वर सिंह और उनके परिजनों के अकारण उत्पीड़न को रोकने के लिए लिख रहा हूँ। रामगोपाल यादव चुपचाप सीएम योगी के आवास पर पहुंचे थे और चुपचाप ही वहां से पीछे के गेट से निकल गए। उन्होंने इस मामले पर ना तो मीडिया से बात की और ना ही कोई ट्वीट किया। रामगोपाल यादव अगर किसी बात को लेकर सीधे सीएम योगी के पास पहुंचे हैं तो ये बात अपने आप में बहुत बड़ी है।
रामेश्वर यादव को रामगोपाल यादव का करीबी माना जाता है। रामेश्वर यादव समाजवादी पार्टी से 3 बार विधायक रहे हैं। रामेश्वर और उनके भाई जोगेंद्र यादव पर करीब 80 केस दर्ज हैं। सरकारी जमीन पर कब्जा करने के मामले में गैंगस्टर एक्ट के अलावा अन्य धाराओं में केस दर्ज हैं। पुलिस ने दोनों भाइयों की 29 करोड़ की संपत्ति को जब्त करने की प्रक्रिया शुरू की है। देखिए, अगर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता गुंडे होंगे, अपराधी होंगे, माफिया होंगे, भूमाफिया होंगे, नकल माफिया होंगे, तो कोई माफियागिरी करेगा तो उस पर कार्रवाई होगी। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, अगर प्रोफेसर साहब ये कह रहे हैं तो बताएं प्रोफेसर साहब के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हुई है? इसलिए नहीं हुई कि उन्होंने नहीं किया होगा, जो किए होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। इसलिए मैं समझता हूँ कि समाजवादी पार्टी को लगातार यह सोचना चाहिए कि गुंडों, अपराधियों, माफियाओं, दंगाइयों के बल पर राजनीति नहीं होती है। दरअसल बसपा के जमाने से ही पूर्व विधायक रामेश्वर यादव, जोगेंद्र सिंह यादव और उनकी पत्नी के साथ साथ पूरे परिवार पर दर्जनों मामले चल रहे हैं, जिसका जिक्र रामगोपाल यादव ने अपनी चिट्ठी में भी किया है। योगी सरकार में गैंगस्टर एक्ट के तहत भी इस परिवार पर कार्रवाई हुई है और अब इस परिवार को पुलिस कार्रवाई से बचाने की गुहार सीधे रामगोपाल यादव ने लगाई है। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। और आइए अब आपको यह बता देते हैं कि आखिर रामेश्वर सिंह यादव कौन है, आखिर उनको लेकर रामगोपाल यादव इतने फिक्रमंद क्यों हैं और क्या है रामेश्वर सिंह का सियासी कद और रसूख। अब आप इसको समझिए। अलीगंज विधानसभा सीट से 3 बार विधायक रहे हैं। 1996, 2002 और 2012 में विधायक बने। चिट्ठी में रामेश्वर सिंह के छोटे भाई जोगेंद्र का भी जिक्र है। जोगेंद्र सिंह यादव 2 बार एटा से जिला पंचायत अध्यक्ष रहे हैं। जोगेंद्र सिंह की पत्नी रेखा यादव जिला पंचायत अध्यक्ष है। तो रामेश्वर सिंह यादव, ये वो रामेश्वर सिंह यादव है जिनके लिए रामगोपाल यादव मिलने गए थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास। रामगोपाल यादव ने अपनी चिट्ठी के जरिए रामेश्वर सिंह यादव और उनके परिवार को पाक साफ बताया है। साथ ही यह भी मांग की है कि रामेश्वर सिंह यादव और उनके परिवार पर जितने भी केस दर्ज हैं, सबकी या तो सीबीआई जांच कराई जाए या फिर एसटीएफ से जांच कराई जाए। इस चिट्ठी में रामगोपाल यादव ने क्या क्या लिखा है उसको आपको विस्तार से बता देता हूं। जी हां, चिट्ठी में क्या लिखा है देखिए। 2007 में मायावती सरकार बनने के बाद मुकदमे दर्ज हुए। जोगेंद्र के खिलाफ अवधपाल सिंह यादव के बेटे चुनाव लड़े थे। अवधपाल सिंह यादव माया सरकार में कैबिनेट मंत्री थे। रामेश्वर सिंह और उनके परिवार पर करीब 40 मुकदमे दर्ज हुए हैं। परिवार के सभी बालिग सदस्यों पर गैंगस्टर एक्ट लगा था। गैंगस्टर एक्ट को हाई कोर्ट के आदेश के बाद हटाया गया। 2018 में फिर परिवार के सदस्यों पर 2 मुकदमे दर्ज हुए। मुकदमों के पीछे राजनीतिक विरोध को वजह बताया गया। 2021 में रेखा यादव ने जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव लड़ा। जोगेंद्र सिंह यादव की पत्नी है रेखा यादव। चुनाव के वक्त रामेश्वर सिंह और जोगेंद्र सिंह पर 3 नए केस दर्ज हुए। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और फार्म हाउस पूरी तरह ध्वस्त हुआ। बाद में हाईकोर्ट ने 3 में से 2 मुकदमों पर स्टे लगाया। तीसरे मुकदमे में हाईकोर्ट से जमानत मिल चुकी है। स्टे लगने के बाद भी मुकदमों के आधार पर कार्रवाई हुई। प्रशासन ने रामेश्वर सिंह के भाई का ईंट भट्टा तोड़ा। विरोध करने पर परिवार के कई सदस्यों का नया मुकदमा हुआ। रामेश्वर सिंह की गैंगस्टर एक्ट के तहत गिरफ्तारी हुई। रामेश्वर सिंह की गिरफ्तारी के बाद परिजनों पर फिर मुकदमे हुए। मुकदमा लिखने की तारीख पर भी सवाल उठाया गया। मुकदमा लिखने के दिन ही रामेश्वर सिंह की मां का देहांत हुआ था। रामेश्वर सिंह और उनके भाइयों की जमीन कुर्क की गई है। अब जोगेंद्र सिंह की गिरफ्तारी की कोशिश की जा रही है। व्यक्तिगत रंजिश के तहत कुछ लोगों ने इशारों पर कार्रवाई की। तमाम बातें रामगोपाल यादव ने अपनी चिट्ठी में लिखी है। एटा पुलिस जोगेंद्र सिंह की हत्या भी करवा सकती है, ऐसी शंका भी उन्होंने जाहिर की है और इन्हीं तमाम वजहों को लेकर वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिले हैं। रामगोपाल यादव के सीएम आवास पर पहुंचने की देर थी। दूसरी तरफ से सियासी हमले शुरू हो गए। किसी ने इसे पर्दे के पीछे की डील से जोड़ा तो किसी ने रामगोपाल के खिलाफ चल रही जांच की याद दिला दी। लेकिन सबसे तीखा हमला शिवपाल यादव ने किया। शिवपाल यादव और रामगोपाल के बीच कैसी खींचतान है ये सब जानते हैं और चुनाव में हार के बाद ये पहली बार है जब शिवपाल ने खुलकर रामगोपाल यादव पर हमला किया है। साथ ही मुलायम परिवार के वो सदस्य भी रामगोपाल पर सवाल उठा रहे हैं जो भाजपा में शामिल हो चुके हैं।
इधर रामगोपाल यादव की सीएम आवास में एंट्री हुई, उधर सियासत ने उफान मारना शुरू कर दिया। रामगोपाल यादव और शिवपाल यादव में कैसे रिश्ते हैं ये सभी जानते हैं, और जैसे ही ये खबर शिवपाल यादव की पार्टी तक पहुंची, सबसे पहला सवाल वहीं से उठ खड़ा हुआ। समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को ये बताना चाहिए कि आदरणीय प्रोफेसर साहब मुख्यमंत्री जी से कल मुलाकात किए। मुख्यमंत्री जी सबके हैं, मुलाकात होनी भी चाहिए, लेकिन कौन ऐसी मुसीबत आ गई कि आदरणीय प्रोफेसर साहब को चोरी छिपके से मुलाकात करनी पड़ी। रामगोपाल यादव सोमवार को सूर्यास्त के बाद सीएम आवास पहुंचे थे और मंगलवार को जैसे ही सूर्योदय हुआ, चुभते हुए सवाल समाजवादी पार्टी की तरफ उछाले जाने लगे। मुलायम सिंह के समधी हरिओम यादव, जो भाजपा में शामिल हो चुके हैं, उन्होंने भी रामगोपाल यादव पर तंज कसा है और उन्हें स्वार्थी तक बता दिया है। यादव सिंह वाले प्रकरण में रामगोपाल खुद, उनका लड़का पूर्व सांसद और उनकी पुत्रवधू तीनों फंसे पड़े हैं, और उस जांच को खत्म कराने के लिए माननीय मुख्यमंत्री से मिलने के लिए गए रामगोपाल जी। रामगोपाल जी का अपना ये है कि मैं बचूं, मेरा पुत्र बचे और मेरी पुत्रवधू, मेरा परिवार बच जाए। वो इतना स्वार्थी आदमी है। अखिलेश भी तो उनके परिवार के हिस्से हैं। अखिलेश को परिवार का कहाँ मानते हैं? अखिलेश को परिवार का मानते हैं? अखिलेश को तो बर्बाद कर दिया रामगोपाल ने। रामगोपाल यादव के सीएम से मिलने पर बड़ा सियासी बवाल पैदा किया जा रहा है। ओम प्रकाश राजभर की सुभाषपा की तरफ से अखिलेश पर चुभता हुआ हमला किया गया और याद दिलाया गया कि अगर ओपी राजभर के सीएम आवास जाने पर झाड़ फूंक कराना जरूरी है तो फिर रामगोपाल यादव का क्यों नहीं। अरुण राजभर ने ट्वीट किया, अब सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव बताएं कि भाजपा की आत्मा ओम प्रकाश राजभर से निकलकर रामगोपाल यादव में घुस गई है क्या? अखिलेश यादव किस तांत्रिक से अब प्रोफेसर साहब की झाड़ फूंक करवाएंगे? ये शिष्टाचार मुलाकात नहीं है, बल्कि प्राण बचाओ मुलाकात है। ये डरे हुए हैं, इसलिए वहां जाकर सड़म गच्छामी कर रहे हैं। अब तो समझ में आ गया। अब वो लोग कहाँ थे, बिल से निकले बाहर, चोरी चोरी चुपके चुपके किससे मिलने जा रहे हैं। अब बोली नहीं आ रही है, अब बाहर आके कैमरे पर भी बोल नहीं पा रहे हैं और ट्वीट कर रहे हैं कि कार्यकर्ताओं के सम्मान के लिए जा रहे हैं, कार्यकर्ताओं के साथ उत्पीड़न हो रहा है तो जा रहे हैं। यही बात माननीय ओम प्रकाश राजभर जी सरकार नहीं बनी उसके बाद से कार्यकर्ताओं के लिए कहने लगे तो इन लोग बुरा लग रहा था। कोई इस मुलाकात के पीछे डीलिंग देख रहा है तो किसी को रामगोपाल के खिलाफ चल रही जांच की याद आ गई है। सपा से गठबंधन तोड़ने वाले महान दल के अध्यक्ष केशव देव मौर्य ने भी चुभने वाला तंज कसा है। देखिए, ये मुलाकात मुझे संदिग्ध लग रही है। इसलिए मुझे संदिग्ध लग रही है क्योंकि प्रोफेसर रामगोपाल जी अगर मिलने गए तो पहले से टाइम लिया, पहले से प्लानिंग बनी होगी, तो उस समय समाजवादी पार्टी के पेज पे क्यों नहीं दिखाया गया कि आज प्रोफेसर साहब इन मुद्दों पर मुख्यमंत्री जी से मिलेंगे। ये कह रहे हैं कि पिछड़ों और मुसलमानों पर एक तरफा मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं, फर्जी मुकदमे वापस ले सरकार, इसलिए मुलाकात की है। 22 मिनट की मुलाकात, तमाम जो उनके कार्यकर्ताओं पर मुकदमे हुए इसलिए उन्होंने ये मुलाकात की। क्या आदरणीय आजम साहब के ऊपर सही मुकदमे दर्ज हुए थे? फर्जी मुकदमे उनके ऊपर भी दर्ज हुए थे। ना तो सवालों की कमी है और ना ही सवाल उठाने वालों की। हालांकि सपा की तरफ से हर सवाल के जवाब में सिर्फ एक ही बात कही जा रही है। राजनीति में मिलना जुलना लगा रहता है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से कोई आवश्यक काम के लिए, जन समस्या के लिए मिलता है तो उसमें समझता हूँ इसको बात को इतना बतंगड़ क्यों बनाया जा रहा है। जो समाचार पत्रों के माध्यम से, आपके चैनलों के माध्यम से जानकारी मिल रही है वो यही है। कुछ सवाल थे, इन सवालों को लेकर के रामगोपाल जी मिले हैं समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के उत्पीड़न के सवाल पर, और मैं समझता हूँ इससे अलावा इसमें और कुछ नहीं है। सीएम योगी से आए दिन कई विधायक और कई सांसद मुलाकात करते हैं, लेकिन रामगोपाल यादव का सीएम आवास तक पहुंच जाना यूपी की सियासत में बड़ी बात है। इसके पीछे कारण भले कोई दूसरा हो, लेकिन विरोधी अनुमानों के आधार पर चुभने वाले हमले कर रहे हैं। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।
रामगोपाल यादव और शिवपाल यादव में सियासी तौर पर 36 का आंकड़ा है। शिवपाल ने भी मौके को ढूंढाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने रामगोपाल यादव से ट्वीट के जरिए कुछ सवाल पूछे। अब इसके बारे में जान लेंगे। शिवपाल का रामगोपाल से सीधा सवाल। शिवपाल यादव ने रामगोपाल यादव की चिट्ठी पोस्ट की। पोस्ट में शिवपाल यादव ने 21 शब्द लिखे। एक एक शब्द के जरिए रामगोपाल यादव पर चुभने वाला निशाना साधा। शिवपाल यादव ने लिखा, न्याय की ये लड़ाई अधूरी क्यों है। शिवपाल ने पूछा, दूसरे कार्यकर्ताओं के लिए ऐसा क्यों नहीं हुआ। आजम खान, नाहिद हसन, शहजुल इस्लाम का जिक्र किया। ट्वीट पर आजम खान को आजम खान साहब लिखा। आजम खान 27 महीने तक सीतापुर जेल में बंद थे। सपा विधायक नाहिद हसन अभी भी जेल में बंद है। शहजुल इस्लाम के पेट्रोल पंप पर बुलडोजर चला था। तीनों नेताओं की आवाज न उठाने का आरोप सपा पर पहले भी लगाया। इशारों इशारों में हमला, मुस्लिम नेताओं की आवाज क्यों नहीं उठाई, ये तमाम बातें शिवपाल यादव ने अपने ट्वीट के जरिए लिखी हैं और सीधा सवाल रामगोपाल यादव से मांगा है। और अब बात काशी मॉडल पर अयोध्या के विकास की। अयोध्या में भी काशी कॉरिडोर की तरह श्री राम जन्मभूमि मंदिर तक पहुंचने के लिए भव्य कॉरिडोर बनाया जाएगा। दरअसल यहां तक पहुंचने वाली सभी सड़कों को 4 लेन में बदलने की योजना है। यानी अयोध्या आने वाले भक्तों का भव्य राम मंदिर तक पहुंचने का सफर बेहद आसान होने वाला है। योगी सरकार की कैबिनेट मीटिंग में इसके लिए 797 करोड़ की योजना पर मुहर लगाई। काशी कॉरिडोर को जमीन पर उतरते आपने देख लिया। अब बारी आने वाली है अयोध्या के नए काया पलट प्लान की। ये महायोजना राम जन्मभूमि मंदिर से जोड़ने वाली अयोध्या की तमाम सड़कों को चमकाने की है। इसके लिए योगी सरकार ने 797 करोड़ की स्कीम पर मुहर लगा दी है। पहुंच मात्र मुख्य मार्ग से पहुंच मार्ग बनाने के लिए शहादतगंज से नया घाट अयोध्या लेन मेन स्पैन रोड, इसकी लंबाई 12.94 किलोमीटर है। इसके चौड़ीकरण और निर्माण और शुद्धिकरण करने का निर्णय लिया है माननीय कैबिनेट ने। अयोध्या में किसी भी दिशा से आने वाले राम भक्तों और पर्यटकों को कोई दिक्कत न हो, इसके लिए शहादतगंज से नया घाट तक 12.94 किलोमीटर लंबी सड़क का विस्तार होगा। इसे स्मार्ट तर्ज पर विकसित किया जाएगा। इसका रूट शहादतगंज से नया घाट मार्ग और सुप्रीम किला होते हुए श्री राम जन्मभूमि मंदिर तक का होगा। पूरी सड़क 4 लेन की बनाई जाएगी। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह का निर्णय लिया है एकदम काशी कॉरिडोर के ही तर्ज पे इसका समुचित विकास होगा। बिजली से लेकर सीवर तक के इंतजाम ऐसे होंगे कि पूरा इलाका भव्य दिखे। इसे काशी कॉरिडोर की तर्ज पर विकसित किया जाएगा। इस रोड के विकास में जितने भी दुकानदारों और स्थानीय लोगों की जमीनें ली जाएंगी, उन्हें पूरा मुआवजा दिया जाएगा, जिससे किसी को मुश्किल न आए। सिर्फ इतना ही नहीं, अयोध्या जिले के फैजाबाद मुख्य मार्ग से होते हुए हनुमानगढ़ी के रास्ते राम जन्मभूमि मंदिर तक के रोड को भी चौड़ा किया जाएगा। पूरा निर्माण 2 साल के अंदर हो जाएगा। यानी 2024 तक अयोध्या की सुंदरता में 4 चांद लगने वाले हैं। खास बात यह है कि दिसंबर 2023 तक राम जन्मभूमि मंदिर के पहले तल के निर्माण का काम पूरा हो जाना है। इसके बाद जनवरी 2024 में रामलला को अस्थायी मंदिर से भव्य और दिव्य मंदिर के गर्भगृह में प्राण प्रतिष्ठित कर दिया जाएगा। और इसके कुछ ही समय बाद अयोध्या को मिले योगी सरकार के 797 करोड़ के तोहफे से राम मंदिर को जोड़ने वाली तमाम सड़कें काशी कॉरिडोर की तरह भव्यता ले लेंगी। अयोध्या के कायाकल्प की तमाम योजनाएं इस वक्त तेजी से आगे बढ़ रही हैं। चाहे वो पुल का निर्माण हो या फिर मल्टी लेवल पार्किंग का, सब पर काम तेजी से आगे बढ़ रहा है। 9 डॉर्मेट्रीज बनाई जाएंगी, क्लॉक रूम बनाया जाएगा, बेसमेंट होगा और वो 4.75 कार पार्किंग, रेस्टोरेंट, फूड कोर्ट, पार्किंग मैनेजमेंट प्रणाली और ऑनलाइन पार्किंग सिस्टम, PA सिस्टम, ये सारी सुविधाएं होंगी। और हमारा प्रयास है कि हम ये जो सुविधाएं हैं ये लगभग सभी जो हमारी पार्किंग डेवलप हो रही हैं उनमें किया जाए। इसी प्रकार से टेढ़ी बाज़ार में जो पूर्वी क्षेत्र है उस पर भी पार्किंग का निर्माण किया जा रहा है। इसकी टोटल लेंथ है 638 मीटर
जिसमें सेतु निगम का भाग है 562 मीटर और रेलवे भाग है 76 मीटर। इसकी कुल लागत कितनी है? टोटल लागत है इसमें 122.2 करोड़ रुपए, जिसमें से 103 करोड़ सेतु निगम का है और 19.2 करोड़ रेलवे भाग। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर का निर्माण पूरा होने तक केंद्र और राज्य सरकार यहाँ के कलेवर को पूरी तरह नया अंदाज देने में जुटी हैं, जिससे अयोध्या को विकास के मॉडल के रूप में स्थापित किया जा सके। एबीपी गंगा के लिए लखनऊ से अनुभव शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। अयोध्या के कायाकल्प की योजनाएं तेजी से चल रही हैं। इस वक्त कौन सी परियोजना तेजी से आगे बढ़ रही है, अब जल्दी से मैं आपको वो भी बता देता हूं कि देखिए अयोध्या प्लान क्या है। अयोध्या के बड़े प्रोजेक्ट की अगर बात करें तो मल्टी स्टोरी पार्किंग और दुकानों का निर्माण हो रहा है। राम जन्मभूमि मार्ग का चौड़ीकरण हो रहा है। स्मार्ट पार्किंग, ऊपर दुकानें होंगी, नीचे पार्किंग। टेढ़ी बाजार से मोहबरा रेलवे क्रॉसिंग पर ब्रिज बनेगा। 638 मीटर है लंबाई। सेतु निगम इस पर काम कर रहा है। 122 करोड़ की लागत से हो रहा पुल का निर्माण। दिसंबर 2021 को हुई थी शुरुआत, 2023 में ये पूरा होना है। तो ये वहां पर विकास की किस तरीके से आगे बढ़ रहा है ये हमने आपको बताया। और अब बात करते हैं उस विकास प्राधिकरण की जो बुलडोजर चलाने के लिए चर्चा में रहता है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं प्रयागराज विकास प्राधिकरण की। पूरे प्रयागराज में जहां भी अवैध इमारत है उस पर इस विकास प्राधिकरण की नजर है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि प्रयागराज विकास प्राधिकरण की खुद की बिल्डिंग का नक्शा पास नहीं है, क्योंकि हाईकोर्ट पिछले 3 साल से नक्शा दिखाने को कह रहा है और विकास प्राधिकरण बार बार मोहलत मांग रहा है। इस बार हाईकोर्ट ने साफ कह दिया है, अगर अगली सुनवाई में नक्शा नहीं दिखाया तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने न जाने कितने लोगों के घरों और दुकानों को अवैध बताकर उन पर बुलडोजर चला दिया। कभी कभी तो कार्रवाई ने इतना तूल पकड़ा कि मामला सर्वोच्च अदालत की दहलीज तक पहुंच गया और सियासी दलों ने भी मोर्चा खोल दिया। इसमें एक मामला उस कार्रवाई का भी रहा जो जावेद पंप के मकान पर हुई, जिसका जिक्र सड़क से लेकर संसद तक हुआ। लेकिन जिस प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने नक्शा न होने पर सैकड़ों इमारतों को मिट्टी में मिला दिया, उसी विकास प्राधिकरण की खुद की बिल्डिंग का नक्शा पास नहीं है। इतना ही नहीं, प्रयागराज विकास प्राधिकरण के दफ्तर का भी नक्शा अभी तक पास नहीं हुआ है। योगी राज में उत्तर प्रदेश में अवैध निर्माणों के खिलाफ सबसे ज्यादा कार्रवाई संगम नगरी प्रयागराज में हुई है। प्रयागराज में विकास प्राधिकरण ने 1-2 नहीं बल्कि 100 से ज्यादा बड़े अवैध निर्माणों को बुलडोजरों के जरिए जमींदोज किया। मामला विकास प्राधिकरण की बिल्डिंग का है, इस वजह से सुनवाई कोर्ट में हो रही है, वरना अगर किसी और की इमारत होती तो इसी विकास प्राधिकरण का बुलडोजर उसके दरवाजे पर खड़ा होता। हाई कोर्ट ने इस मामले में एक बार फिर सरकारी अमले को फटकार लगाई है। हाई कोर्ट ने पीडीए के कमिश्नर को 6 सितंबर को फिर से व्यक्तिगत तौर पर कोर्ट में तलब कर लिया है। ये अल्टीमेटम दिया है कि अगर इस आखिरी मोहलत पर भी नक्शा पेश नहीं किया गया तो कोर्ट सख्त कार्रवाई करेगी। ये जानकर हैरानी होगी कि प्रयागराज विकास प्राधिकरण का दफ्तर जिस बिल्डिंग में है उस बिल्डिंग का ही नक्शा पास नहीं है। इस मामले की जानकारी 3 साल पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट में दाखिल की गई एक जनहित याचिका में हुई। जनहित याचिका इसी बिल्डिंग के दुकानदार ने दाखिल की थी, इरशाद उर्फ गुड्डू नाम के दुकानदार ने दाखिल की थी। उसी में ये तथ्य सामने आया था कि विकास प्राधिकरण की बिल्डिंग का नक्शा पास नहीं है। दरअसल प्रयागराज विकास प्राधिकरण का दफ्तर शहर के सबसे पॉश इलाके सिविल लाइंस की इंदिरा भवन बिल्डिंग में स्थित है। इंदिरा भवन का निर्माण खुद प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने ही 1986 में कराया था। 10 मंजिला इस इमारत को प्रयागराज में पहली मल्टी स्टोरी बिल्डिंग कहा जाता है। इस बिल्डिंग के 7वें और 8वें फ्लोर पर प्रयागराज विकास प्राधिकरण का खुद का दफ्तर है। बिल्डिंग में कई दूसरे सरकारी विभागों और सार्वजनिक उपक्रमों का दफ्तर होने के साथ ही दर्जनों दुकानें भी हैं।
मांग हमारी ये थी कि यहाँ पर इंदिरा भवन में अवैध कब्जा था, पोडियम, गैलरी और बिना अनुमति की दीवार तोड़ कर शटर लगा लिया गया है, वो सब अवैध कब्जा था। तो हमने शिकायत किया, कोई कार्रवाई नहीं, तो मैंने PIL दाखिल किया। PIL में इंक्रोच हटाने के लिए आदेश हुआ, लेकिन कोर्ट से ये हमने मांग किया कि साहब इनका सैंक्शन नक्शा मांगा जाए, क्योंकि जहाँ भी कार्रवाई करने जाते हैं तो वहाँ पे पहले उसका लेआउट मांगते हैं, सैंक्शन नक्शा मांगते हैं, स्वीकृत नहीं होता है तो वहाँ पे दोस्तीकरण की कार्रवाई करते हैं। पिछले 25 सालों में ही ये इमारत अब कई जगह से दरकने लगी है। बिल्डिंग में बड़े पैमाने पर अतिक्रमण भी है। तमाम लोगों ने अवैध तरीके से दुकानें लगा रखी हैं। बिल्डिंग में पार्किंग की भी कोई उचित व्यवस्था नहीं है। रास्ते पर सैकड़ों की संख्या में वाहन बेतरतीब तरीके से खड़े रहते हैं। थोड़ी सी बारिश में ही गेट के पास के रास्तों पर जल भराव हो जाता है। यानी कदम कदम पर बद इंतजामी, और यही प्राधिकरण छोटी सी कमी पर दूसरे के दरवाजे पर बुलडोजर लेकर पहुंच जाता है। समस्या सबसे बड़ी यहाँ पर ये स्टार्टिंग जो हुई वो तो अवैध शटर को लेकर के हुई, इंक्रोचमेंट को लेकर के हुई, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पर है कि अभी भी ये बिल्डिंग की जर्जर स्थिति है। आज बारिश का दिन है। आज इलाहाबाद में पहले दिन काफ़ी तेज़ बारिश हुई, लेकिन नीचे जाकर देखिए कि पानी पूरा का पूरा निकासी बेसमेंट में पानी इकट्ठा हो रहा है। हैरानी की बात तो ये है कि पिछले 3 सालों से इस मामले को लेकर हाई कोर्ट में सुनवाई हो रही है, लेकिन आज तक प्राधिकरण नक्शा पेश नहीं कर पाया है। इस बार जब सुनवाई हुई तो नए नवेले कमिश्नर विश्वास पंत पेश हुए, जिन्होंने 36 घंटे पहले ही चार्ज संभाला था। अब अगली सुनवाई 6 सितंबर को होगी। कोर्ट ने साफ कह दिया है कि अगर 6 सितंबर की सुनवाई के दौरान नक्शा पेश नहीं हुआ तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो कोर्ट ने आखिरी मोहलत दी है, 6 सितंबर की डेट इसमें लगाई है और कहा है कि अगर 6 सितंबर को होने वाली सुनवाई में नक्शा पास नहीं किया गया, नक्शा पेश नहीं किया गया, तो इस मामले में कड़ी कार्रवाई की जाएगी और जो भी इसके दोषी लोग हैं उनके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कैमरामैन रोहित श्रीवास्तव के साथ मोहम्मद मोइन, ABP गंगा, प्रयागराज। शहरों के विकास में जितनी भूमिका विकास प्राधिकरण की होती है, उतनी नगर निकायों की। हर शहर को स्मार्ट बनाने और उससे ज्यादा ताकतवर बनाने के लिए आज बड़ा फैसला किया गया है। कैबिनेट मीटिंग में कुछ नए नगर निकायों को मंजूरी मिली है, तो 3 नगर पंचायतों का विस्तार हुआ है। पूर्वांचल से लेकर पश्चिमी यूपी तक के कई निगम इसमें शामिल हैं। वाराणसी नगर निगम का दायरा बढ़ने वाला है। योगी कैबिनेट ने इस पर मोहर लगा दी है। सीमा विस्तार के बाद वाराणसी नगर निगम में रामनगर नगर पालिका को भी शामिल करने का फैसला हुआ है। इसके साथ ही शुजाबाद नगर पंचायत को भी वाराणसी नगर निगम में शामिल कर लिया गया है। पिछली कैबिनेट में पिछले दिनों 18 नई नगर पंचायतों का गठन हुआ, 18 का सीमा विस्तार हुआ और 2 नगर पालिकाओं का भी विस्तार हुआ था। तो इस प्रकार 734 में 18 नए नगर निकाय जुड़ गए थे और आज के निर्णय से डेरवा बाजार प्रतापगढ़ का एक नई नगर पंचायत के रूप में सृजन हुआ है। तो इस प्रकार कुल मिलाकर के 752 होते हैं, जिनमें से 753 होते हैं, जिनमें से एक प्रस्ताव के तहत 2 नगर पालिका और पंचायत का अस्तित्व खत्म हुआ है। तो आज की स्थिति में, अभी की स्थिति में, आज के निर्णय के बाद हमारे कुल 751 नगर निकाय रह जाते हैं। पहले राज्य में 734 नगर निकाय थे। पिछले कैबिनेट में 18 नई नगर पंचायतों का गठन हुआ। 18 नगर पंचायतों का सीमा विस्तार किया गया था। साथ ही 2 नगर पालिका परिषद का भी विस्तार किया गया था। अब योगी सरकार ने प्रतापगढ़ की डेरवा बाजार को नई नगर पंचायत के रूप में वजूद में लाने का प्रस्ताव पास किया है। इसके साथ ही फतेहपुर की खागा, शाहजहांपुर की निगोही और सोनभद्र की सोनभद्र नगर पंचायत के विस्तार को मंजूरी दी गई है। साथ ही नगर पालिका परिषदों के विस्तार पर भी मुहर लगाई गई है। जरा इस लिस्ट पर गौर करें। बुलंदशहर की अनूप शहर, गाजियाबाद की मोदी नगर, मुरादनगर, लोनी, शामली की कैराना और मुजफ्फरनगर की खतौली समेत कई नगर पालिका परिषदों के विस्तार को मंजूरी मिल गई है।
अब इन तमाम नगर निगमों, नगर पंचायतों और नगर पालिका परिषदों में मुख्यमंत्री नगर सृजन योजना के तहत विकास के बड़े काम किए जाएंगे। इसके लिए मास्टर प्लान तैयार किया जाएगा। जनप्रतिनिधियों की सलाह से यहाँ रोड, ड्रेनेज, स्ट्रीट लाइट और कम्युनिटी हॉल के निर्माण के साथ ही जगह जगह टॉयलेट्स भी बनाए जाएंगे। पार्क से लेकर ओपन जिम तक की सुविधा दी जाएगी। पूरी तैयारी इस बात की है कि छोटे शहरों के लोगों को भी वो तमाम सुविधाएं हासिल हों जो महानगरों में मिलती हैं। एबीपी गंगा के लिए लखनऊ से अनुभव शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और अब बात करते हैं उस बारिश की जो यूपी के शहर शहर में परेशानी का सबब बनती जा रही है। काशी में गंगा के घाट पानी में डूबे दिखाई दे रहे हैं। बाराबंकी में सरयू का पानी खतरे के निशान को पार कर गया है। नदियों के आसपास रहने वाले लोगों के सामने इस वक्त बड़ा संकट खड़ा हुआ है। वाराणसी में गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और इस वक्त हम जिस जगह पे मौजूद हैं वहां से जो खतरे का निशान है वो आपको दिखाई दे रहा होगा। जो लाल रंग का एरो बना हुआ है वो खतरे का निशान है, लेकिन गंगा का जलस्तर अभी खतरे के निशान से नीचे है। लिहाजा अभी कोई ऐसे संकेत नहीं है जो डरावने हो, लेकिन वाराणसी जिला प्रशासन ने गंगा आरती करने वालों को नोटिस जारी कर दिया है और सांकेतिक गंगा आरती करने के निर्देश भी दे दिए हैं। सांकेतिक गंगा आरती बनारस में की जा रही है। इसके साथ ही जो लोग हैं, जो आम जनता है, उनसे अपील की जा रही है कि जल बढ़ाव को देखते हुए आप घाट तक न आए, गंगा आरती देखने के लिए न आए। आपको जो तस्वीरें एबीपी गंगा दिखा रहा है, अब देखिए चारों ओर आपको जल ही जल दिखाई देगा और इस जल बढ़ाव से होने वाली दिक्कतें दिखाई देंगी। जो घाट है वो पूरी तरह से जलमग्न हो चुके हैं। घाट की सीढ़ियां गंगा के जलागोश में जा चुकी हैं और अब गंगा घाट की सीढ़ियों के ऊपर आने को बेकरार दिखाई दे रही है। समूची दुनिया में नदियां जब अपना दायरा तोड़कर बाहर आती हैं तो सिर्फ और सिर्फ तबाही मचाती हैं। बाढ़ का नाम सुनते ही लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। यही वजह है कि लोग बाढ़ ना आने के लिए जगह जगह प्रार्थना करते हैं, दुआएं मांगते हैं। लेकिन संगम नगरी प्रयागराज में इसका ठीक उल्टा है। प्रयागराज में संगम के ठीक नज़दीक बजरंग बली का एक मंदिर है। इस मंदिर में बजरंग बली लेटी हुई अवस्था में अपने भक्तों को दर्शन देते हैं। यहाँ हर साल बाढ़ आने के लिए प्रार्थना की जाती है, अनुष्ठान किए जाते हैं, पूजा अर्चना की जाती है। दरअसल यहाँ जो बजरंग बली हैं वो लेटी हुई अवस्था में हैं और उन्हें प्रयागराज का कोतवाल भी कहा जाता है। मान्यता ये है कि गंगा जी जब हर साल यहाँ पर आती हैं, अपने पुत्रवत बजरंग बली को स्नान कराती हैं, उनका अभिषेक करती हैं, तो उस साल प्रयागराज में किसी तरह की दैवी आपदा नहीं आती। जो भी आयोजन होते हैं वो शांतिपूर्वक बिना किसी विघ्न के संपन्न हो जाते हैं। प्रयागराज में पूरे साल खुशहाली रहती है। हालांकि जब यहाँ बाढ़ का पानी आता है तो पानी इतना ज़्यादा हो जाता है कि यहाँ नावें चलानी पड़ती हैं। मंदिर को कई हफ्तों के लिए बंद करना पड़ता है। यहाँ पूजा अर्चना नहीं हो पाती है। लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर ऐसी मान्यता है जिसके चलते हर बार यहाँ पर बाढ़ आने के लिए प्रार्थना की जाती है, कामना की जाती है। तो इस साल भी आपको बता दें कि गंगा नदी का जल स्तर लगातार तेज़ी से बढ़ता जा रहा है और गंगा नदी इस हनुमान मंदिर से अब सिर्फ 300 मीटर की दूरी पर रह गई हैं। तो गंगा नदी का जल स्तर कम ना हो, उसका जल स्तर इतना बढ़ जाए कि एक बार फिर से पानी इस मंदिर तक आ जाए, गंगा नदी की बाढ़ का पानी इस मंदिर तक आए, गंगा जी हर बजरंग बली का अभिषेक करें और पूरे साल प्रयागराज में खुशहाली रहे। इसके लिए इस बार भी खास तरीके से अनुष्ठान किया जा रहा है, पूजा अर्चना की जा रही है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।